नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में फिर एक बार जब से ही अमेरिका में नए राष्ट्रपति आए हैं तब से हर चौथे दिन उनकी ही बात हो रही है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा देश जहां की राजनीति और जहां की सारी चीजों का असर विश्व के अन्य देशों पर होता है। अमेरिका में इन दिनों अनिश्चितताओं का माहौल देखने मिल रहा है। जैसे जैसे ट्रंप के बयान बदल रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिका के बाजारों का रंग भी बदल रहा है। अमेरिका और यूरोप समेत के वैश्विक बाजारों पर दबाव देखने मिल रहा है। वैसे ट्रंप इसे नकार रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका में भी मंदी के माहौल जैसी कोई स्थिति पैदा हो रही है? और अगर अमेरिका में मंदी आती है तो क्या देश दुनिया पर इसका असर होगा? ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेड वॉर से लेकर टैरिफ की वॉर चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं सारे देश हिले हुए हैं। इसी बीच अमेरिका में जो मंदी का माहौल एक एक असर देखने मिली है, वो क्या आने वाले वक्त में कंटिन्यू हो सकती है? उस पर चर्चा के लिए पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत गढ़वी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जब से गुड ट्रंप आए हैं तब से उन पर लगातार चर्चा हो रही है, और इस बार अब अमेरिका कहीं ना कहीं अमेरिका के बाजारों में भी मंदी का माहौल देखने मिल रहा है, एक निराशा देखने मिल रही है, एक नेगेटिविटी देखने मिल रही है। कैसे देखते हैं सर आप इसे? देखिए, जो बाइडेन के टेन्योर के बाद ट्रम्प जब से रिपीट हुए वापिस आए हैं, तब से उन्होंने कुछ अलग ही लेवल पे, इससे पहले भी ट्रम्प का एक कार्यकाल रहा है, लेकिन वो कुछ अलग था और इसमें कुछ अलग मूड में वो दिख रहे हैं। इसमें अलग मूड के दो तीन तरीके हैं। एक, ट्रम्प को पता है कि मैं कैसे वापिस सत्ता में आया हूँ। जिस तरीके से इंडिया की बात करें तो जैसे हिंदुत्व के और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी सत्ता में आई है, ठीक उसी तरह ट्रम्प भी अमेरिका को कैसे आगे बढ़ाया जाए, अमेरिकन को कैसे उसका अलग बेनिफिट मिले। और ट्रम्प के वापिस आने के बाद एक बहुत ही बड़ी मूवमेंट चली है, मागा, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। तो उसका मतलब ये है कि अमेरिकन फर्स्ट, मतलब जो उनको एक प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उनके सिटीजन्स को हर एक तरह तरीके का बेनिफिट्स डायरेक्ट गवर्नमेंट से जो मिलना चाहिए, उसमें जो भी हर्डल्स या हिचक जो आती है माइग्रेंट से, इलीगल माइग्रेंट और बाकी देश के लोग वहां पर रहते हैं, उनकी वहां से जो उनको प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए वो यूएस फर्स्ट की पॉलिसी लेके चल रहे हैं। प्लस जो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, वो टैरिफ में काफी सारे कंट्रीज वेट एंड वॉच के मूड में चले गए हैं कि कुछ भी अगर आज हम जाके कुछ करना करना ट्राई करेंगे या करने का सोचेंगे, तो हो सकता है ये हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज की जाएगी, लाद दी जाएगी, या तो उसमें बढ़ोतरी या कटौती होगी, कुछ भी हो सकता है। तो एटलीस्ट वेट एंड वॉच नेक्स्ट 6 मंथ, तो थोड़ा स्लो जाइए। ये लोगों का रुख है, इंडिया भी हो या कोई भी कंट्री हो, कि थोड़ा स्लो जाइए, तेल देखो, तेल की धार देखो, उसमें आगे जाके क्या होगा, उसके बाद हम कुछ बड़ा सोचेंगे, बड़ा करेंगे। तो अभी थोड़ा ब्रेक मारो। ब्रेक मारने से एक मंदी का माहौल खड़ा हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उसका अफेक्शन हो रहा है, ट्रेड में अफेक्ट हो रहा है। प्लस ओवरऑल रशिया यूक्रेन, जो बहुत ही बड़ा, मतलब रशिया और यूक्रेन के वॉर की इफेक्ट बहुत सारी जगह पर आई हुई है, छोटी सी छोटी चीज से लेके कंट्री तक आई है। और उसमें ये यूक्रेन से जो सब वापिस लिया है, और यूक्रेन नाटो में गया, वो ब्रेक्सिट की बात कर रहा है, मतलब नाटो में जा रहा है। यहाँ पर रशिया ऑलरेडी, रशिया, यूएस और चाइना, वो तीनों का वॉर चल रहा है। तो वो सिचुएशन में बहुत सारा स्टैंड स्टिल पोजीशन आ चुका है। और इसीलिए मैंने बोला ना, वेट एंड वॉच। तो ये वेट एंड वॉच का लॉक कब खुलेगा, वो अभी हमको किसी को पता नहीं है, जब तक ट्रंप कोई एक्शन में ना आए। और ट्रंप अभी वन वे एक्शन के मूड में है कि मुझे जो करना है, मैं टैरिफ की बात करूंगा, वॉर की बात करूंगा, इसकी बात करूंगा, अभी मैं इसमें समझौता नहीं करूंगा। तो जब तक हम कुछ खुल के बाहर नहीं आते हैं, वो खुद कोई खुलकर डिसीजन नहीं लेते हैं, जिसका एक रिवर्स पॉजिटिव इफेक्ट हम सबको दिखे, वो वॉर की बात हो, करेंसी की बात हो, डॉलर की बात हो, क्रूड की बात हो, बायलेटरल रिलेशंस की बात हो, जब तक ये ट्रंप डायरेक्शन में नहीं आएंगे, तब तक हम सबको भी वेट एंड वॉच मोड में ही देखना रहेगा। बिल्कुल वेट एंड वॉच जैसा माहौल है, क्योंकि हर रोज एक नया
फतवा जिसे कहा जा सकता है या एक नया बयान सामने आता है और अलग-अलग देश पर ये भारी पड़ जाता है। और इस बार तो ऐसा हुआ कि ट्रंप की बयानबाजी का असर खुद अमेरिका के बाजारों पर पड़ा और शेयर बाजार में काफी बड़ी गिरावट आई। वैसे ट्रंप ने आश्वस्त किया, उसके बाद शेयर बाजार वहां थोड़ा संभला, लेकिन क्या शेयर बाजार वहां का और वहां के वैश्विक बाजार में मंदी आ सकती है अगर ट्रंप इसी तरह आगे चलते रहे, क्योंकि वो कुछ भी कर रहे हैं और हर देश के साथ कर रहे हैं। तो क्या अमेरिका मंदी की ओर जा सकता है धीरे-धीरे? नहीं, डेफिनेटली मंदी की ओर ही है, ऑलरेडी जा सकता है, नहीं जा चुका है, क्योंकि लास्ट ईयर 2 बैंक, उसके बाद इलेक्शन, इलेक्शन के बाद सत्ता परिवर्तन, और आज की तारीख में भी वो नास्डेक हो, डाउ जोन्स हो, वो जो जा रहा है उसका झटका जो लग रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर वो बहुत ही बड़े घाटे में जा रहा है। और ज्यादातर लोग जो ट्रेड वॉर के हिसाब से जो ब्रेक लगी है उसमें मार्केट पूरा डाउन है, जीडीपी डाउन है आज की तारीख में। ये जो त्रिमासिक जीडीपी का जो अनुमान लगाया जा रहा है सभी लोगों से, उसमें यूएस -2.5% अभी अनुमान लगाया जा रहा है ये क्वार्टर में। ये जो जनवरी फरवरी मार्च वाला जो क्वार्टर है उसमें यूएस विल बी ऑन अ -2.5, जो लास्ट टाइम 2.5 ही था। तो 2.5 टू -2.5 मतलब ऑलमोस्ट 5% की घटोती। तो ये जो 5% रिड्यूस हो रहा है उसकी बहुत बड़ी इफेक्ट आ रही है, और डायरेक्टली शेयर बाजार में। अब हिंदुस्तान की भी बात कर लो तो ये जैसे इंडसइंड बैंक का भी बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है। एफआईआई ने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट बाउंस बैक किया इंडिया से। हमारे डॉलर के सामने हमारा रुपया भी बहुत ही गिरता जा रहा है। तो एफआईआई का भी जो इन्वेस्टमेंट, जो उसकी मदर यूएस बोल सकते हैं, वहां भी वो लोग काम कर रहे हैं आजकल, और एफआईआई कहीं और सोच रहा है। और उन्होंने भी उनके माध्यम चेंज कर दिए। जो पहले क्लियर कट स्टॉक मार्केट से लेके म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट था, वो आज की तारीख में गोल्ड से लेके कोई और रिजर्व्स में चला गया है। तो फॉरेन रिजर्व्स में जो इन्वेस्टमेंट एफआईआई से और बाकी लोगों से जो जा रहा है उसमें भी बहुत रिडक्शन आ रहा है। तो डेफिनेटली ये मंदी की दिशा में है। 2008 की मंदी, 91 92 वाली जो मंदी है, वो लेवल की मंदी के अनुसार हमको मतलब कहीं ना कहीं वो अनुमान दिख रहा है। और अगर ऐसे ही चला 1-2 महीना और, अगर इसमें कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि देखिए ले ऑफ शुरू हुआ है, एक ही बंदा एलन मस्क, उसको ही हर जगह पर फोकस किया जा रहा है। उसकी एक लिमिटेड विजन है, ऑटोमोबाइल से लेके कुछ आईटी सेक्टर है, बाकी कहीं नहीं है, सर्विस रिटेल ये वो। तो ये 2 ही सेक्टर ऐसे हैं जहां पर वो बूम पे जा रहा है, बाकी सेक्टर पे किसी का फोकस नहीं है। तो धीरे धीरे हर जगह पर वो रिडक्शन से लेके, ले ऑफ से लेके, प्रोडक्शन से लेके, और उनका जो रॉ मटेरियल जो यूएस जिसके ऊपर कूद रहा है, जिसके ऊपर प्राउड कर रहा है, उसका रॉ मटेरियल जिसको अंदर भेजना है उसके ऊपर डबल टैरिफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सब डाइवर्ट हो जाएगा, और वो डाइवर्जन की सीधी इफेक्ट यूएस के रिसेशन में आएगी। जी, सर, यूएस में तो रिसेशन आता है अगर तो अन्य देशों पर कैसे असर पड़ेगा? भारत पर पड़ ही रहा है, अन्य देशों पर भी पड़ सकता है। कौन से देशों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है, ये भी समझना थोड़ा-सा ज़रूरी हो जाता है। देखिए, यूएस के को सेंटर में रख के अगर बात करें तो 2-3 चीजें जिसके ऊपर सबकी डिपेंडेंसी यूएस पे या रसिया पे या कोई और चाइना जैसी कंट्री पे रहती है। अभी चाइना हमने बैन किया है, बाकी तो, और यूएस ने थोड़ा बहुत मतलब उसके ऊपर एक्शन ले रहा है। बाकी तो चाइना पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, और वो तो रेस में घुस चुका है। वो कछुए और उसकी जो खरगोश की जो रेस है उसमें चाइना तो दौड़ रहा है अपनी तरफ से। लेकिन यूएस का अगर रिसेशन आता है तो काफी सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो पूरा यूएस पे डिपेंडेंट है। जैसे उनका क्रूड की बात करो, उनके गोल्ड की बात करो, उनका रॉ मटेरियल की बात करो, टेक्नोलॉजी की बात करो, हर जगह यूएस की टेक्नोलॉजी जा चुकी है, पहुंच चुकी है चाइना को छोड़ के। तो वो हर देश पूरा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऑलमोस्ट वो पैरालिटिक हो जाएगा, और पैरालिटिक, उसकी पैरालिटिक इफेक्ट बाकी सारे देश में भी आएगी। हमारी बात करो तो हमने ट्रंप ने हमको मतलब 2 बार, यूएस ने हमारे साथ 2 बार डील किया। एक रशिया के क्रूड के लिए कि आप रशिया से ले रहे हो उतना ही हमारे से ले, और हमने भी वो वहां से लेने का ट्राई किया क्रूड के अलावा डिफेंस की मशीनरी की बात करते हैं तो काफी सारी कंट्रीज तो ऐसी है जो यूएस डिफेंस के सभी रॉ मटेरियल, नॉट पूरे डिफेंस के सभी इक्विपमेंट यूएस ही दे रहे हैं। मतलब दे रहे हैं तो वो लोग बाय नहीं कर रहे, हम तो चलो बाय कर रहे हैं। जैसे यूक्रेन की बात करूं तो यूक्रेन में जितनी भी आर्मी की सेना गई थी, जितना भी डिफेंस के इक्विपमेंट गए थे, वो सब ट्रंप ने वापस बुला लिए। तो वो यूक्रेन की तरफ काफी सारी ऐसी कंट्री है जो यूएस की आशीर्वाद से चल रही थी, यूएस ही उनको हेल्प कर रही थी। इट वॉज नॉट ऑन अ डेट, इट वॉज ऑन अ मर्सी ऑफ यूएस। तो वो जो मर्सी खत्म हो जाएगी
तो इन्वेड अगेन शुरू हो जाएगा। आज रशिया ने इन्वेड क्यों किया यूक्रेन के ऊपर? जैसे ही मौका देखा उसने कि भी यहाँ भी सब कुछ नहीं है, आर्मी वापिस जा चुकी है, यूक्रेन के पास रिसोर्सेज नहीं है, फोर्स नहीं है, तो इन्वेड करो। तो ठीक उसी तरह अगर यूएस कहीं बैक स्टेप पे जाता है तो इन्वेड भी शुरू हो जाएगा। तो ये तो धीरे धीरे वॉर की दिशा में हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और चाइना तो वैसे भी राह देख के बैठा है। आज कल देखो जी। पाकिस्तान में क्या हुआ, सीपेक का वाला जो इश्यू चल रहा है उसके हिसाब से पूरी ट्रेन हाईजैक कर दी बीएलए ने। तो ऐसे काफी सारे इश्यूज अलग अलग कंट्रीज में चल रहे हैं जो सीधा वर्ल्ड वॉर की डायरेक्शन में जा रहा है। कहीं ना कहीं किसी को यूएस का सपोर्ट है, किसी को चाइना का, किसी को रशिया का। तो ये ट्राइंगल के बीच में सबका मरा हो रहा है। तो क्या करना है वो लोग भी कंफ्यूज है। तो मुझे लग रहा है कि अभी हम अकेले ऐसे आदमी है, इंसान है, जिनको इसके ऊपर गंभीरता से सोचना पड़ेगा, पॉलिसीज में बदलाव लाना पड़ेगा, सुधार बिल लाना पड़ेगा, और ऐसी ऐसी पॉलिसीज जो सबको साथ में रख के चले, ऐसा कुछ उनको करना पड़ेगा। जी, ट्रंप का बड़बोलापन देश अन्य देशों को भी डुबो रहा है। हो सकता है अमेरिका को तो डुबो ही दे, लेकिन अन्य देशों पर भी बड़ा असर देखने मिल सकता है। सर, भारत की सरकार को अपनी विदेश नीति में किस तरह का कुछ सुधार या कुछ करना होगा कि ये जो रिसेशन का माहौल है उससे देश के नागरिकों को बचाया जा सके? वैश्विक मंदी अगर आती है तो हम शिकार तो होंगे ही, लेकिन क्या भारत सरकार की ओर से इस पर कोई कदम उठाए जा रहे हैं या आने वाले वक्त में उठाए जा सकते हैं? देखिए अभी भी यूएस या किसी और की भी बात करो, क्योंकि हमने इंडिया को देखो, आज अभी हम सबको पता है कि बहुत ही मतलब नजदीकी भूतकाल में जो इलीगल माइग्रेंट को भेजा गया है बेड़िया डाल के, तो उसकी एक रिवर्स और नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव एक माइंडसेट आया है लोगों के प्रति यूएस को लेकर। और काफी सारी और भी पॉलिसीज जो है, हमने जैसे कनाडा को बीच में वो स्टूडेंट के लिए बोल दिया था, क्योंकि कनाडा में हमारे इंडियंस के ऊपर हमला हो रहा था। ठीक उसी तरह इंडिया आज की तारीख में अगर कंफर्टेबल से कंफर्टेबल कोई रिलेशन में, जैसे अभी मॉरिशस साहब गए हैं कहीं और, ये एशिया पैसिफिक रीजन में एक दो कंट्री को छोड़ के कोई ऐसे कंट्री नहीं है जो हिंदुस्तान को बड़े पैमाने में हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, और हम उनके सपोर्ट से कुछ आगे चल पाए। तो ठीक ऐसी पॉलिसी जैसे यूएस के लिए, तो सबसे पहले यूएस में डॉलर के सामने अपना रुपया मजबूत करना है, तो एक्सपोर्ट की पॉलिसी, हमारी एक्सपोर्ट की पॉलिसी और इंपोर्ट की पॉलिसी में थोड़ी बहुत कटौती क्या कर सकते हैं ताकि इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो। जो देश से हमारा इंपोर्ट ज्यादा आता है बाकी बाहर की कंट्री से, तो वहां वो चीजें किसी और कंट्री के साथ ऐसी कोई संधि बनाई जाए कि 10 कंट्री से आता हुआ माल कोई 2 कंट्री से ही आए, तो हमारी एक ऐसी इंपोर्ट पॉलिसी कोई स्पेसिफिक 2 कंट्री के लिए मजबूत बने। ऐसा कुछ पॉलिसी चेंजेस, खास करके स्टूडेंट्स के मामले में, खासकर जॉब के मामले में, हमारे से बाहर जॉब मिले, और हमारा रुपया मजबूत करने के लिए जो एक्सपोर्ट है उसको कैसे किया जाए, प्लस रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स कैसे बढ़ाया जाए। तो उसके लिए संधि, बायलेटरल रिलेशन और भी मजबूत करने पड़ेंगे, और भी ट्रेड ज्यादा करना पड़ेगा। कोई कंट्री ऐसा है जो इंडिया का सिर्फ यूज कर रहा है, कुछ चीजें ऐसी है जो इंडिया की मोनोपोली है। यहाँ के जैसे स्पाइसेस की बात करते हैं, यहाँ की माइंस की बात करते हैं, तो ये सब चीजों को बढ़ावा मिले, इनका एक्सपोर्ट बढ़े, उसके लिए ऐसे कंट्रीज के साथ कोई लिमिटेड, जैसे हमने जापान को मेट्रो ट्रेन के लिए हम जो हमारा जो रिलेशंस है, और हर जगह पर पूरे इंडिया में मेट्रो जापान से हम लाते हैं, और उनके साथ जो एक बायलेटरल रिलेशन है, ठीक उसी तरह टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई बड़ा एआई के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ ही इंसेप्शन बने, इनोवेटिव हो और इम्प्लीमेंट हो, ताकि बाकी देश में भी हमारी वो टेक्नोलॉजी जाए, तब जाके कुछ ना कुछ बैलेंस होगा। सबसे पहला फोकस हमारा ये रहना चाहिए कि आज जो डॉलर के सामने हम 87 रुपए पे बैठे हैं वो नीचे कैसे आए। लेकिन लोगों का ऐसा मानना और अनुमान है कि अगर ऐसी ही परिस्थिति बनी रही तो आने वाले 6 महीने में 87, 95 तक भी जा सकता है। इसमें कोई वो आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो भारत की सरकार है और भारत के जो विपक्षी दल हैं वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई वोटर लिस्ट की लड़ाई लड़ रहा है, कोई कुछ मांग कर रहा है, कोई कुछ मांग कर रहा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर भारत की जो स्थिति है उस पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर महीने भारत के प्रधानमंत्री अलग अलग देश का दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या फायदा मिल रहा है, ये जरूर एक सवालों के घेरे में आने वाला सवाल है कि उससे भारत के जो विदेश नीति है वो कितनी मजबूत हो रही है। सर, भारत की सरकार के लिए कोई एडवाइस की इस तरीके की चीजें अगर हो तो शायद हमें फायदा हो सकता है।
कम अगेन, वो थोड़ा वॉइस एक बार। भारत की सरकार को आपकी ओर से, क्योंकि आप जैसे लोग हमेशा ये सारी चीजों को स्टडी करते हैं, विश्व स्तर पर स्टडी करते हैं, तो भारत की सरकार के लिए कोई खास खास भारत के नागरिकों के लिए कोई खास संदेश? सबसे पहली बात कि इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी का बढ़ावा हो, क्योंकि हमारे पास लिक्विडिटी कम है। जीएसटी चला जाता है, नोटबंदी के बाद जो लिक्विड मार्केट में फ्लो होना चाहिए, कि लोगों के पास कैश लिक्विड बहुत कम होती जा रही है। हमारी बाइंग जो पैरिटी बोलते हैं, जिसको पीपीपी, परचेस पावर पैरिटी, वो कम हो गई है। उसको कैसे बढ़ावा मिले, उसके लिए हिंदुस्तान में रह के, मतलब भारत में ही कुछ ऐसा ये लोगों को लाना पड़ेगा। पेट्रोल के दाम इतने, मतलब जीएसटी जो आता है वो कहाँ जाता है? आपने जो ठीक बोला, हम लोग यहाँ वोट बैंक की लड़ाई और धर्म की, हिंदू की, मुस्लिम की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने इतना बड़ा प्रयागराज किया, प्रयागराज की इकोनॉमी की बड़ी बात हो गई कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी आ गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट सिटीजन को कहीं नहीं मिला है, इन टर्म्स ऑफ लिक्विडिटी, इन टर्म्स ऑफ लिक्विड रोटेशन, इन टर्म्स ऑफ मनी रोटेशन। तो हमें हमारे मार्केट में पैसा मूव होता रहे, रोटेट होता रहे। आज मेरे पास जो मेरी जेब से पैसा गया, वो मेरी जेब में वापिस लाना है। हिंदुस्तान का 1 रुपया कहां से आता है और कहां जाता है, और उसके बाद हम फिस्कल डेफिसिट में जो -5, -6 तक है, -10 तक है, उसको 0 कैसे किया जाए, वो लेवल का इनको सोचना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा जॉब मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए सरकार। मनी रोटेशन के लिए जो एमएसएमई सेक्टर है हमारे, उनको कुछ ना कुछ ऐसी स्पेसिफिक और स्पेशल सब्सिडीज प्रोवाइड करके उनको स्ट्रांग किया जाए। यहाँ पर 2, 3, 4 लोग बड़े हो जा रहे हैं, मैं नाम नहीं दूंगा, आपको भी पता है, और जो छोटे लोग हैं वो और भी छोटे होते जा रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन और स्ट्रांग करना पड़ेगा। एमएसएमई सेक्टर, रिटेल सेक्टर, ये जैसे अपने मोबाइल ऐप से हम सब कुछ करने लगे, तो छोटे हमारे जो वेंडर है, वेजिटेबल वेंडर्स, वो मरने लगे हैं। तो जी, वो जी। बढ़ोतरी करने के लिए कुछ स्ट्रांग एक्शन हमारी सरकार को लेनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल, हम वैश्विक स्तर पर अगर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आपसी बातें तो हम लड़ते ही रहेंगे, लेकिन विश्व स्तर पर जो कदम भारत के लिए उठाने होंगे, वो भारत की सरकार अगर उस पर आगे बढ़ती है, तभी तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का जो सपना भारत की सरकार, भारत के लोगों को दिखा रही है, वो साकार हो सकेगा। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको जुड़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है। वीएनआर टीवी पर मुद्दे की बात रोज़ रात 8 बजे आप देखते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। ये सारी बातें सभी नागरिकों के लिए जानना ज़रूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।